Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले दो मेथड पढ़े हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जिनके आधार पर अभिक्रिया की मैकेनिज्म को बता सकते हैं। नेक्स्ट मेथड के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो है आइसोटोप इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव के आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि को बता सकते हैं। कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करने के लिए किसी एक परमाणु को उसके समस्थानिक के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। समस्थानिक में क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट एटॉमिक वेट अलग होता है, तो उसको समस्थानिक के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा उत्पाद में उसकी स्थिति या पोजीशन के आधार पर क्रियाविधि का अनुमान लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम कि एस्टर के जलवगठन से एल्किल ऑक्सीजन बंध टूटता है या एसिल ऑक्सीजन बंध टूटता है, इसे हम आइसोटोप इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल है सी एस्टर CH3 COO CH3 और OH नेगेटिव। सॉरी, अब यहाँ पर देखें हम कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बंध टूटता है, CH3 और O के बीच वाला बंध टूटेगा या CH3 CO और O के बीच का बंध टूटता है, अर्थात एल्किल ऑक्सीजन बंध टूटेगा या एसिल ऑक्सीजन बंध टूटेगा। इसके लिए हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन को आइसोटोप के रूप में लेबल्ड कर दिया O18। ऑक्सीजन के आइसोटोप दो स्टेबल आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन 16 और 18। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो देखा कि जो आइसोटोप है वो किस में चला गया, एल्कोहल में। इसका मतलब इसमें कौन सा बंध टूटता है, एसिल ऑक्सीजन बंध टूटता है। इस तरह से समस्थानिक प्रभाव इस कंसेप्ट पर आधारित है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों का केमिकल बिहेव या रासायनिक व्यवहार क्या होता है, समान होता है, परंतु उनके द्रव्यमान या एटॉमिक मास अलग अलग होने के कारण इनके वेग में कमी आ जाती है। यदि हम भारी आइसोटोप लेंगे तो वेग में कमी आ जाएगी और हल्का आइसोटोप लेंगे तो वेग में वृद्धि हो जाती है। यदि भारी समस्थानिक युक्त बंध वेग निर्धारक पद में टूटता है तो अभिक्रिया के वेग में बहुत कमी आ जाती है, और अभिक्रिया के वेग में बहुत अधिक कमी आती है। इसके आधार पर इसके जो समस्थानिक प्रभाव से कंसेप्ट जो ज्ञात करते हैं, हम पहले लेंगे हम जिसमें आइसोटोप नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन को D से रिप्लेस करें तो उस कांस्टेंट को बोलेंगे KD लिख देंगे, और H को कर रहे हैं तो KH हो जाएगा, KH/KD। यदि इसकी वैल्यू अधिक है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट होगा, प्राथमिक इफेक्ट, और वैल्यू कम आती है तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी इफेक्ट। देखो इसका एग्जांपल लिखा हमने, एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन क्षारीय KMnO4 से, तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में। अब इस H को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, ड्यूटेरियम D से, तो भी क्या बन रहा है, एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, परंतु जो D है वो वेग निर्धारक पद में टूटता है। तो वेग निर्धारक पद में टूटने के कारण KD का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम, और KD का मान बहुत कम होने के कारण इस दोनों का आनुपातिक वैल्यू अधिक आती है और उसका मान होगा 6.7। यदि इनका आनुपातिक वैल्यू अधिक आती है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, ये प्राइमरी इफेक्ट। इसके विपरीत यदि जो बॉन्ड टूट रहा है वो उसके जस्ट पास वाला टूटे और वो वेग निर्धारक पद में नहीं टूटता है तो वेग में कम कमी आती है, इसे हम सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल लिया हमने कि ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया KOH से, तो ये बन गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। फिर उसको हमने एक H की जगह क्या ले लिया, D, और उससे भी क्या बन गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो ड्यूटेरेटेड है। अब देखो यहाँ वेग निर्धारक पद में D का कोई रोल नहीं है, इसलिए KH/KD की वैल्यू कम हो जाती है, और इसके मान आ रहा है KH/KD 1.1, लगभग 1 के पास में आती है। उस इफेक्ट को हम सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। इस तरह से आइसोटोप के आधार पर हम बता सकते हैं कि
रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान कौन सा बंध टूटता है और कौन सा बंध नहीं टूटता है। नेक्स्ट है काइनेटिक स्टडीज या गतिकीय अध्ययन, जिसके आधार पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। देखो काइनेटिक स्टडीज के आधार पर कैसे बताएं कि जो स्लो स्टेप है उस स्लो स्टेप में क्रिया कारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होती है, तो स्लो स्टेप में जितने क्रिया कारक के अणु भाग ले रहे हैं उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि उन क्रिया कारकों पर डिपेंड करती है, जिसके आधार पर हम उसकी कोटि निकाल लेते हैं और कोटि के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म को बता सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के विलुप्त होने की दर या उत्पाद बनने की दर से निर्धारित किया जाता है। तो काइनेटिक स्टडीज में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं, जिसके आधार पर क्रिया विधि बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि मेथिल हैलाइड के जल अपघटन का वेग क्या हो जाएगा, KCH3Br और OH नेगेटिव दोनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब इसमें एल्किल हैलाइड और बेस दोनों हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और ऑर्डर 2 है, और ये रिएक्शन कौन सी हो रही है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है SN2, तो इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या हो जाएगी SN2। मान लीजिए टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड का जल अपघटन करें तो इसकी रिएक्शन डिपेंड करती है केवल टर्सरी हैलाइड पर, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 1, और इसके आधार पर क्रिया की मैकेनिज्म क्या होगी SN1। इस तरह से कोटि के आधार पर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को बता सकते हैं कि उसकी कोटि 1 है या 2, जिसके आधार पर हम उसकी मैकेनिज्म को निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है त्रिविम रासायनिक अध्ययन या स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। त्रिविम रासायनिक अध्ययन के आधार पर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित कर सकते हैं। इसमें क्रिया कारक और रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर कंपैरिजन करके हम क्रियाविधि को बता सकते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद एक से अधिक त्रिविम समावयवियों के रूप में हो तो उनकी पहचान से अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करते हैं। किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट लें। रिएक्टेंट क्या हो, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, जिसके आधार पर हम स्टीरियोकेमिकल स्टडीज कर सकें। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए कंपाउंड क्या लेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाएं। मान लीजिए एक्वस बेस से ही करवाएं या उसका क्षारीय जल अपघटन करें, तो 2 तरह की कंडीशन हो सकती है कि या तो रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होगा या क्या हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूग्रेशन। यदि रेसेमिक मिश्रण का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने अध्ययन किया है कि रेसेमिक मिश्रण कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बनता है SN1 में। क्यों, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें अबाउ दी प्लेन और बिलो दी प्लेन दोनों फेज से अटैक करने की पॉसिबिलिटी सेम रहती है। तो यदि रेसेमिक मिश्रण का फॉर्मेशन हो रहा है तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी SN1, और यदि रिएक्टेंट का इन्वर्जन हो गया और इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूग्रेशन से प्रोडक्ट बनता है तो उसकी मैकेनिज्म क्या हो जाएगी SN2, जिसे हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। देखो इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, ये टर्सरी हैलाइड लिया, इसकी स्लो स्टेप में क्या बन गया कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन से क्या बन रहा है रेसेमिक मिश्रण। तो रेसेमिक मिश्रण का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये अभिक्रिया तो कौन सी हो गई SN1। यदि एल्किल हैलाइड पर किस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और इससे क्या बनी ये ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट से कन्फ्यूग्रेशन का क्या हो गया इन्वर्जन, और इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूग्रेशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी SN2। इस तरह से हम स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ के आधार पर रिएक्शन मैकेनिज्म को बता सकते हैं। तो ये 5 मेथड हैं जिनके आधार पर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में इनमें कई बार पूरे मेथड पूछ लेते हैं, कई बार एनी 2 मेथड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ये हमारा कंप्लीट BSc पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके बारे में हमने स्टडी की है। इस कंप्लीट चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे,
जो भी आपके प्रॉब्लम्स हों उन प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको आप ग्रुप में भी या मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।